Aloha, welcome to the channel. I am Priyanka Sharma, Assistant Professor Psychology from GD Government College for Women, Alwar. आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है एटीट्यूड चेंज थ्योरीज। हम ये पढ़ और समझ चुके हैं कि मनोवृत्ति स्थायी नहीं होती है, वो कैसे परिवर्तित होती है, उसका विकास कैसे होता है, हम सब इन विषयों को समझ चुके हैं। उसके बाद विभिन्न सिद्धांत इनकी व्याख्या कैसे करते हैं, परिवर्तन की व्याख्या और उसके विकास की व्याख्या कैसे करते हैं, उसको आज हम यहाँ इन थ्योरीज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंतर्गत कई अन्य सिद्धांत आते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों में दो खास विशेषताएं हैं जो समानता हैं और उनकी वजह से इन्हें कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज के अंतर्गत इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। वो दो खास विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता ये है कि व्यक्ति की वर्तमान मनोवृत्ति के भिन्न भिन्न तत्वों या विभिन्न मनोवृत्तियों के बीच में असंगति उत्पन्न होने से उसमें एक दुखद मानसिक स्थिति की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी सिद्धांत हैं यहाँ पर, जो 5 सिद्धांत बताए गए हैं, ये सब ये मानते हैं कि व्यक्ति में किसी भी मनोवृत्ति के विभिन्न पक्षों या भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों के बीच में जब असंगति होती है तो व्यक्ति में एक दुखद मानसिक स्थिति की उत्पत्ति होती है। या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मुझे स्मोकिंग पसंद है और इसके साथ ही साथ मैं हेल्दी भी रहना चाहती हूँ, लेकिन स्मोकिंग के साथ हेल्दी रहना संभव नहीं है। तो मुझ में ये दोनों ही विचार एक विचलन पैदा करेंगे, एक दुखद मानसिक परिस्थिति पैदा करेंगे, जिससे मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगी और इसे दूर करने की कोशिश करूंगी। और दूसरी समानता ये है कि मानव एक सक्रिय सूचना संसाधक के रूप में कार्य करता है, जो इस बात का विश्लेषण करता है कि किस तरह से एक ही मनोवृत्ति के विभिन्न पक्षों या विभिन्न मनोवृत्तियों के बीच उपस्थित असंगति को दूर किया जा सके और उसमें सामंजस्य बैठाया जा सके। हम ये जानते हैं कि हमारे पास पहले से उपस्थित सूचनाएं होती हैं, इसके साथ ही साथ हमें नई सूचनाएं वक्त के साथ साथ मिलती चली जाती हैं, विभिन्न माध्यमों से मिलती चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उन सूचनाओं को यथास्वरूप ग्रहण कर लेते हैं और जो सूचना है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, ऐसा नहीं होता है। हम अगर कोई नई सूचना मिलती है तो हो सकता है हम पुरानी सूचना को और पुरानी जो स्थिति है, जो पुरानी मनोवृत्ति है, वो उसको और दृढ़ कर दे, या ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई परिवर्तन ले आए। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो परिणाम है सूचना संसाधन का, कि निरंतर व्यक्ति इन सूचनाओं को ग्रहण करता रहता है, इनका संसाधन करता रहता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि विचारों में होने वाली असंगति को दूर किया जा सके, क्योंकि वो असंगति उसमें एक दुखद मानसिक परिस्थिति उत्पन्न करती है। क्यों? और इंसान की ये नेचर है कि वो दुख में नहीं रहना चाहता, वो इस तनाव में नहीं रहना चाहता, तो वो कोई ना कोई उसके लिए प्रयास करता है और ये जो वैचारिक प्रयास होते हैं ये उसे एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर बनाते हैं। तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो आती है हाइडर्स बैलेंस थ्योरी। हाइडर्स बैलेंस थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रिट्ज हाइडर द्वारा 1958 में किया गया था। इसे बैलेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसे POX मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर हाइडर के अकॉर्डिंग P का मतलब है पर्सन, O का मतलब है कोई और इंसान जो है, दूसरा व्यक्ति, और X का मतलब है, ये X संबंध रखता है किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से। अब इन तीनों के बीच में दो तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं। विभिन्न तत्वों के बीच में इकाई संबंध का आधार हो सकते हैं समानता, ओनरशिप जिसे स्वामित्व कहते हैं, इसके साथ ही साथ सिमिलर मेंबरशिप, यानी इन 3 तत्वों के आधार पर विभिन्न तत्वों में, मनोवृत्ति के विभिन्न तत्वों में इकाई संबंध हो सकते हैं। दूसरे तरीके का जो रिश्ता होगा वो किस तरीके का होगा? अफेक्टिव रिलेशनशिप, यानी कि भावात्मक संबंध जो आधारित होते हैं पसंदगी और नापसंदगी पर। दोनों ही तरीके के संबंधों में, यानी यूनिट रिलेशनशिप और अफेक्टिव रिलेशनशिप में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है।
कहने का तात्पर्य ये है, जब हमने पहले पढ़ा कि P, O एंड X 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स में यूनिट रिलेशनशिप भी हो सकता है और अफेक्टिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप किसी भी तरीके का होगा, उसका स्वरूप नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव जब स्टेट होगी रिलेशनशिप की, तो वो हम व्यक्ति में एक बैलेंस और एक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जब इन चिन्हों का योग धनात्मक होगा तो वो संतुलन की परिस्थिति होगी, लेकिन जब इनका परिणाम जो है योग का वो ऋणात्मक होगा तो असंतुलन की स्थिति होगी। जिसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पहले चित्र में P और O के बीच में धनात्मक संबंध है, O और X के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, और P और X के बीच में धनात्मक संबंध है। तो यहाँ पर 3 धनात्मक संबंध हैं, अर्थात ये स्थिति बैलेंस की स्थिति है, क्योंकि इन सब का योग धनात्मक है। इसे और अधिक तरीके से समझें तो A, B और C 3 दोस्त हैं, जिनमें A B को पसंद करता है, B C को पसंद करता है और A C को पसंद करता है। तो ये एक बैलेंस की स्थिति है। यहाँ पर किसी भी तरीके के झगड़े या परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी परिस्थिति में अगर हम देखें, इसकी एक और परिस्थिति, जब P और O के बीच में धनात्मक संबंध हो, लेकिन O और X के बीच में ऋणात्मक और P और X के बीच में भी ऋणात्मक, अगेन यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक आएगा, तो ये पुनः संतुलन की अवस्था है। उसी तरीके के और दोनों परिस्थितियों में ही भी जो परिणाम आ रहे हैं वो धनात्मक हैं, अतः ये संतुलन की परिस्थितियां हैं। लेकिन असंतुलन की परिस्थितियां जब आप देखते हैं, P O को पसंद करता है लेकिन O X को ना पसंद करता है, लेकिन P X को पसंद करता है, तो यहाँ पर जो परिणाम आ रहा है संबंध का वो ऋणात्मक है। और इसी तरीके की अन्य 3 परिस्थितियों में भी संबंध जो आ रहा है वो ऋणात्मक है, तो ये असंतुलन की परिस्थितियाँ होंगी। अब जब असंतुलन की परिस्थितियां होती हैं तो हम ये जानते हैं, हम ये अभी पढ़ चुके हैं कि हम उस असंतुलन से अपने आप को निकालना चाहते हैं। तो नो इंडिविजुअल वांट्स द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, कोई भी व्यक्ति असंतुलन की अवस्था में नहीं रहना चाहता, वो कहीं ना कहीं एक संतुलन देखना चाहता है। तो ट्राइज टू गेन द बैलेंस स्टेट, तो उसके लिए क्या करता है, अब वो संतुलन के लिए प्रयास करेगा एज अ एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, जो अभी हमने जिसके बारे में बात करी थी। तो उस स्टेट से खुद को बाहर निकालने के लिए वो सूचना का संसाधन करता है, और इस सूचना संसाधन का ही परिणाम है कि हो सकता है वो मनोवृत्ति परिवर्तन करे, जिसकी वजह से उसमें वो संतुलन आए। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर मनोवृत्ति परिवर्तन क्यों होता है, ताकि वो जो मनोवृत्ति के एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनसे उत्पन्न असंगति और उस असंगति से उत्पन्न दुखद परिस्थिति या दुखद मनोभाव से को कम करने के लिए वो एटीट्यूड चेंज करता है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप एक जगह पर आप हैं, दूसरे जगह पर सचिन है, और तीसरा जो एलिमेंट है जो एक्स है, दैट इज हॉर्लिक्स। आप सचिन को पसंद करते हैं, राइट, लेकिन आप हॉर्लिक्स को पसंद नहीं करते, और सचिन हॉर्लिक्स को पसंद करते हैं। तो क्या आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि सचिन हॉर्लिक्स को पसंद ना करें? ऐसा संभव नहीं है। तो इस असंतुलन की परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप हो सकता है इसमें आप जैसे यहाँ देख सकते हैं स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है बिकॉज द एंड रिजल्ट ऑफ द अफेक्टिव रिलेशनशिप इज नेगेटिव। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लस और 1 माइनस है, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है रिलेशनशिप का ये नेगेटिव है। तो अब क्या किया जाएगा, आप सचिन को पसंद करते हैं और आप हॉर्लिक्स को नापसंद करते हैं, लेकिन सचिन हॉर्लिक्स को पसंद करते हैं। अब सचिन हॉर्लिक्स को नापसंद करें ये संभव नहीं है, ये चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में क्या चीज़ है, या तो आप सचिन को नापसंद करना शुरू करें, नेगेटिव एटीट्यूड, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस सिचुएशन, यानी कि तो रिजल्ट आ जाएगा बैलेंस का। लेकिन
इसका एक और प्रयास भी हो सकता है कि आप अपने एटीट्यूड को हॉर्लिक्स के प्रति पॉजिटिव कर लें। उससे क्या होगा, 3+ होंगे आपके पास और रिजल्ट होगा एंड रिजल्ट पॉजिटिव। तो अब ये जो नकारात्मक मानसिक स्थिति आपके अंदर इन विचारों की वजह से थी, इन एलिमेंट्स की वजह से थी, वो अब पॉजिटिव में बदल गई है, जिस वजह से अब स्थिति हो गई है संतुलन की। आप सचिन को पसंद करते हैं, सचिन हॉर्लिक्स को पसंद करता है और आप भी हॉर्लिक्स को पसंद करते हैं। तो अब किसी भी तरीके का इसमें आपको तनाव इस चीज़ से नहीं हो रहा है। तो ये एक साधारण सा उदाहरण है इस मॉडल का, जो ये व्याख्या करता है कि किस तरीके से मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। आपने अपनी मनोवृत्ति हॉर्लिक्स में के प्रति पॉजिटिव करके अपने उस नकारात्मक मानसिक स्थिति से अपने आप को बचा लिया है। तो इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे इट वॉज द फर्स्ट थियोरी टू एक्सप्लेन एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। यह एक पहला सिद्धांत था जिसने मनोवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ मनोवृत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है इस बारे में लोगों को जानकारी दी। प्रूवन अ वैलिड थ्योरी, इसके बारे में और कई रिसर्चेस हुई जिनसे ये सामने आया कि ये एक बेहतरीन थ्योरी है, ये एक वैलिड थ्योरी है कि इस असंगति को दूर करने के लिए व्यक्ति मनोवृत्ति में परिवर्तन लेके आता है। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी रही, जैसे इट डजंट टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। ए और बी के बीच में, यानी पी और ओ के बीच में क्या डिग्री है, क्या इंटेंसिटी है रिलेशनशिप की, और पी और एक्स के बीच में क्या इंटेंसिटी है, इन रिलेशनशिप्स की इंटेंसिटी और डिग्री को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। हो सकता है, संभावना इस बात की है कि जब इंटेंसिटी कम हो तो मनोवृत्ति परिवर्तन की दिशा दूसरे तरीके की हो या नहीं हो, या कुछ भी संभावनाएं उसमें हो सकती हैं जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। Which technique will be used to change imbalance state is not clear। यहाँ पर ये ज़रूर बताया गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या वो प्रक्रिया अपनाएगा व्यक्ति जिसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ इट डजंट टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ऐसा हमेशा नहीं होता है जितना आसानी से हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को लेकर के हमने यहाँ पर सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ इससे कहीं ज़्यादा जटिल होती हैं, जहाँ पर ये सिद्धांत उन व्यवहारों को, उन विचारों के परिवर्तन को, उस मनोवृत्ति परिवर्तन को की व्याख्या नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत में कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन हेरारे ने 1983 में इस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए और इसको और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की। फलतः इस सिद्धांत का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, जो शोध मूल्य है, वो बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल ये एक अच्छी थ्योरी है मनोवृत्ति विकास और परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए। हैप्पी स्टडीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।